शब्दों में अनंत की झलक, साहित्य में अनंत का विस्तार, मन के भावों का संगम, रचनाओं में मिलता विचार, कल्पनाओं के आकाश में शब्दों का अनोखा संसार, साहित्य में जीवित होता जीवन का हर एक आधार। आप सभी को स्वागत प्रणाम। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की हिंदी साहित्य सभा सृजन की ओर से मैं श्याम सोनी और मेरी साथी सारिका आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैं राजकुमार राजन और भास्कर सर से आग्रह करूंगा कि वे आए और डॉक्टर ग्रेगरी बाई गोल्डिंग जी को प्लांट एवं बस देकर उनका स्वागत करें। मैं प्रोफेसर दिनेश श्याम सर और भगवती मैम से आग्रह करूंगी कि वे आए और डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा को प्लांट एवं वस्त्र देकर उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राजन सर को, जो हर समिति के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। सर, आपसे विनम्र निवेदन है आप मंच पर आएं और हम सबका उत्साहवर्धन करें। आज के सभा के हमारे वक्ता ग्रेगरी बाई गोल्डिंग जी और हिंदी विभाग के हमारे साथी विश्वविद्यालय सुनील कुमार वर्मा, मेरे डिपार्टमेंट के सहयोगी वरिष्ठ साथियों और प्रिय छात्रों, यह अनहद का 2.0 है और अनहद बहुत सोच समझकर आप लोगों ने नाम दिया और यह जो सेमिनार रखा गया है वैश्विक स्तर पर हिंदी शिक्षण दशा और दिशा, इसी अनहद की एक सीमा पार परिचर्चा का हिस्सा है और अब लगता है कि ठीक है आप लोगों ने अनहद नाम दिया था वो सार्थक हो रहा है। सम्माननीय हमारे गोल्डिंग जी, सुनील जी, बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे वक्ता हैं जो निरंतर हिंदी के बारे में अक्सर ये बातें होती है कि हिंदी वैश्विक स्तर पर हिंदी की क्या स्थिति है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गोल्डिंग जी ने यह समय हम लोगों को दिया कि वैश्विक स्तर पर स्वयं जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, स्वयं गोल्डिंग जी जो विदेशों में रहकर हिंदी के ऊपर काम कर रहे हैं और मुक्तिबोध जैसे विषय पर उन्होंने पीएचडी की है, आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्ति हुई है कि स्वयं उनके मुंह से सुने कि हिंदी के वैश्विक स्तर पर क्या चैलेंज है, दशा और दिशा कैसा है। और इस ज्ञान को हम लें कि जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हम सब अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर उसका मूल्य क्या है। यही मैं चाहता हूं कि हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य को आप छात्रों समझें। यह जो आपके अंदर भाव आ जाता है हिंदी को लेकर, वैश्विक स्तर पर पहचान है। आप सामान्य तौर पर सुने होंगे कि सूरीनाम, ट्रिनिडाद, मॉरिशस में हिंदी पढ़ाई जाती है, पढ़े जाते हैं डिपार्टमेंट में। लेकिन यह आश्चर्य, सुखद आश्चर्य होगा कि आपको यह जानकर कि विश्व के बहुत सारे कंट्रीज में, एशिया के बहुत सारे देशों में, अफ्रीका के कई सारे देशों में, अमेरिका से आए हुए भी हैं, कई सारे हिंदी विभाग हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। विभाग के अंदर बहुत सारे शिक्षक होते हैं और उस विभाग में हिंदी की जानने समझने की परिकल्पना के साथ भारतीय संस्कृति की समझ पैदा होती है।
मैं बार बार अपने छात्रों को क्लास में बताता हूं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, संस्कृति की वाहक होती है, कल्चर उसके साथ जुड़ा रहता है और हिंदी उस कल्चर का प्रतिनिधित्व विषय है, सब्जेक्ट है, हमारी संवेदना है, हमारी आत्मा है उसमें। इसलिए हिंदी को पढ़ते हुए हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आज हम ग्रेगरी जी और सुनील कुमार वर्मा से सुनेंगे। जो सुनील जी हमारे डिपार्टमेंट विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, अरसे से इस पर काम करते आ रहे हैं और उनकी एक अपनी समझ है। तो आज मैं बहुत कुछ नहीं कहकर आइए हम सब अपने दोनों वक्ताओं का स्वागत करते हैं और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भगवती मैम को, वो आए और हमारे अतिथियों का परिचय दें। माननीय अतिथियों एवं मेरे वरिष्ठ सहकर्मियों को मेरा नमस्कार तथा प्यारे विद्यार्थियों को मेरा स्नेह। आज मैं हिंदी विभाग की ओर से हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ग्रेगरी वाई गोल्डिंग एवं डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे लिए समय निकालने का उनका धन्यवाद देती हूँ। इससे पहले कि मैं हमारे अतिथियों को इस कार्यक्रम के मुख्य विषय पर अपना ज्ञान साझा करने के लिए आमंत्रित करूं, मैं आप सभी के समक्ष उनके शैक्षणिक व व्यावसायिक उपलब्धियों को की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर, आप हैं डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने स्नातक परास्नातक हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की एवं पीएचडी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से संपन्न किया। आपका 10 वर्षों से अधिक शिक्षण का अनुभव है। साथ ही आपने विदेशी विद्यार्थियों को भी हिंदी विषय में शिक्षा प्रदान की है। आप विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। वर्ष 2022 से सूर्य फाउंडेशन के शैक्षणिक प्रकोष्ठ में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में आप सक्रिय हैं। आप जनहित संवाद प्रतिष्ठान के संस्थापक सदस्य हैं। इस प्रतिष्ठान ने पिछले दिनों राम कथा परिचर्चा का 108वां एपिसोड पूरा किया है। सर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति आज यकीनन सभी के लिए लाभप्रद रहेगी। इसी दिशा में मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं तथा हमारे विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन करें। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के इस संगोष्ठी कक्ष में मंच पर उपस्थित आज मेरे साथ वक्ता के रूप में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका से पधारे डॉक्टर डॉक्टर ग्रेगरी वाई गोल्डिंग जी, इस विभाग प्रभारी हिंदी विभाग के विभाग प्रभारी आदरणीय डॉक्टर राजकुमार राजन जी, हिंदी विभाग के सभी प्रबुद्ध शिक्षक देख रहा हूँ अपनी पंक्तियों में बैठे हुए हैं, जिनमें डॉक्टर भास्कर जी हो गई, डॉक्टर भगवती जी, जो भी मेरा बहुत खूबसूरत परिचय प्रस्तुत की, प्रोफेसर सुनील कुमार तिवारी जी, ये डॉक्टर हिमांशु जी, प्रोफेसर दिनेश राम जी, डॉक्टर प्रतिमा जी और भी डॉक्टर गोल्डिंग जी की मित्र आयशा भी यहाँ हमारी है।
और सभागार में उपस्थित प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को हृदय तल की गहराइयों से प्रणाम निवेदित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं देख रहा हूँ अगली पंक्तियों में, और ये जो हिंदी विभाग के शिक्षक हैं आपके, ये हमारे भी वरिष्ठ अग्रज के रूप में विश्वविद्यालय जीवन से इनका सानिध्य मुझे मिलता रहा है और कह सकते हैं कि अध्यापकीय मूल्यों का विकास हमारे अंदर इन्हीं विद्वान शिक्षकों के सानिध्य के माध्यम से पूरा हुआ है। थोड़ा दूरी, ओके, हाँ बहुत छोटा है तो ओके, ठीक। तो आज विषय है वैश्विक स्तर पर हिंदी शिक्षण दशा और दिशा। हिंदी शिक्षण चूंकि शिक्षक से जुड़ा हुआ मसला है और हिंदी को पुष्पित पल्लवित इसे समृद्ध बनाने में जो सबसे महती भूमिका जिसकी हो सकती है वो हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण से हो सकती है। हिंदी का पठन पाठन जितना होगा हिंदी उतनी ही समृद्ध होगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। सामान्यतः जो एक औपचारिक दृष्टिकोण हिंदी को लेकर खासकर उत्तर भारत में या हिंदी पट्टी में ही देखने को मिलता है और उसका जो परिणाम उससे भी हम दो चार होते हैं आए दिन। तो हिंदी की वैश्विक स्थिति निश्चित रूप से हमें गौरवान्वित कराती है, गर्व का अनुभव कराती है। क्योंकि हिंदी एक भाषा भी है, हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में इसमें वो सारे गुण हैं, उन सारे गुणों से युक्त है जिन गुणों से आप्लावित होकर एक भाषा विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त करती है। मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा कि हिंदी की स्थिति कितने करोड़ लोग बोलते हैं, कितने देशों में, आप जानते हैं ये सब चीजें सब गूगल पर भी मौजूद है। बहुत सही तरीके से, ना सही लेकिन ऊपर ही थी कि 175 देशों में 170 देशों से ज्यादा 170 देशों में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी के शिक्षण के पठन पाठन की व्यवस्था है। उसमें भारत सरकार के दूतावासों द्वारा, भारत सरकार के सहयोग के द्वारा भी तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे विदेशों में हिंदी लोग सीखें और उसका व्यवहार करें। इस संगोष्ठी की सार्थकता तब सिद्ध होगी जब कुछ चिंतन के बिंदु भी आप लेकर जाएं, कुछ सोचने समझने विचार विमर्श के कुछ बिंदु मिले। विवरण तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, विवरण तो आप गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। गुणगान तो हम हिंदी पखवाड़ा तो अभी बीता है, हिंदी का गुणगान तो हम कर ही रहे थे, लेकिन हम सब बुद्धिजीवियों का कार्य यह भी है कि हिंदी की वैश्विक उपस्थिति में, हिंदी की जो राष्ट्रीय उपस्थिति में, इसको समाज में समृद्ध भाषा बनने में सभी जो मानविकी के साथ साथ अभियांत्रिकी और चिकित्सा आदि की भाषा बनने में इसके लिए क्या क्या हम प्रयास कर सकते हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर भी बातचीत करें। हिंदी पट्टी के लोग, हम लोग हिंदी को लेकर औपचारिक हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप होता यह है कि हमें हिंदी पट्टी के लोग हिंदी को लेकर बहुत सारे पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और बहुत सारे अमानक मतलब भाषा का इस्तेमाल हम धड़ल्ले से करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि भाषा समाज में अमानक रूप भी लगातार चलती रहती है तो वो धीरे धीरे रूढ़ हो जाती है और आने वाली पीढ़ी को वही सही लगता है।
तो मैं आज के अपने संक्षेप में अपने व्याख्यान को रखूंगा, उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि पठन पाठन से जुड़ा हुआ अगर हिंदी की समृद्धता जुड़ा हुआ है, हिंदी फलेगी फूलेगी पठन पाठन से, और पठन पाठन का मामला जो है ये ज़्यादातर प्रशासनिक स्तर का मामला होगा, ये प्रशासनिक स्तर पर जाकर जुड़ जाता है, ये वहाँ बातचीत और विमर्श का मामला हो जाता है। पाठ्यक्रम के स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है, ये एक ऐसा आयाम है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और एक व्याकरण पक्ष पड़ता है हिंदी का जो मानक रूप, हम हिंदी पट्टी के लोग या हम हिंदी के अध्येता हैं, आप हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप सामान्य वार्तालाप में भी मानक हिंदी का प्रयोग करें, व्याकरणिक त्रुटियों से आप थोड़ा दूर रहें। तो सामान्य दैनिक सामान्य वार्तालाप में हम हिंदी के अध्येता भी जो व्याकरणिक स्तर पर भी त्रुटियां करते हैं, जो चुनौती के रूप में भी आगे आ जाती हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा और उसमें हम ताकि सोचकर समझकर हम मानक रूप का इस्तेमाल करना शुरू करें। और विदेशों में हिंदी शिक्षण का दायरा क्या है, वो तो महत्वपूर्ण आज का मुख्य विषय उससे जुड़ता है, उस पर भी बातचीत होगी। और प्रशासनिक स्तर से ही जुड़ा हुआ मामला है भारतीय भाषाओं की स्थिति, हिंदी का विकास, उसके कुछ ऐतिहासिक संदर्भों को भी मैं उद्घाटित करने की कोशिश करूंगा। एनईपी से जुड़ा हुआ मामला, एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के संवर्धन की शिक्षक प्रशिक्षण की बात उसमें की गई है, तो कितना अपने लक्ष्य को पूरा कर पाती है, इस संदर्भ में भी हम विचार विमर्श करेंगे। वैश्विक स्तर पर हिंदी शिक्षण की क्या स्थिति है, प्रसार दिशा क्या है, उसके मतलब एक अभिन्न आयाम के रूप में हमारा देश भी आता है, हमारी हिंदी पट्टी भी आती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब हम अपने हिंदी पट्टी के परिवेश को भी अगर देखें तो भाषा शिक्षण क्या है, भाषा शिक्षण परिवेशगत मामला होता है। जिस भाषा को सीखने का परिवेश जहाँ पर जैसा निर्मित होता है, उस भाषा को वहाँ परिवेश में रह रहे लोग, मतलब विद्यार्थी या आम जनता उसको सीख पाती है। और परिवेश उपलब्ध कराने में हमारे स्कूल, आप जानते हैं स्कूलों को लेकर बातचीत अक्सर होती है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारे उत्तर भारत में ही स्कूलों की स्थिति क्या है, हिंदी को लेकर क्या है, वो कैसा परिवेश कैसा परिवेश बना पाते हैं, वो परिवेशगत निर्माण उस तरह से तैयार कर पाते हैं क्या, जिसमें कि हिंदी को लेकर विद्यार्थी सहज अनुभव करे और हिंदी सीखने के प्रति प्रेरित हो। सच्चाई से हम सब वाकिफ हैं कि ऐसा है नहीं। हिंदी पब्लिक स्कूल, खासकर पब्लिक स्कूलों में जो एक मध्य वर्ग की मानसिकता बन रही कि परिवार के लोग कॉन्वेंट स्कूलों में विद्यार्थियों का एडमिशन कराते हैं, उनसे वहीं से एक हिंदी से जुड़ाव वहीं से शुरू हो जाता है। तो पब्लिक स्कूलों में जो परिवेशगत मामला है, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये प्रशासनिक स्तर का मसला है। तो प्रशासनिक स्तर पर क्या निर्णय, क्या नीति, क्या पॉलिसी बनाई जाती है, उससे हिंदी के संवर्धन और उसके फलने फूलने की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। फिलहाल वह संतोषजनक नहीं है। एनईपी 2020 के आने के बाद कुछ उम्मीद हमें जगी है कि परिवेश निर्मित होगा स्कूलों के साथ साथ, क्योंकि मातृभाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था है, तो स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो परिवेश का मामला है वो निर्मित होगा। ये प्रशासनिक स्तर का मामला है और ये वो हम लोग के हाथ में नहीं है और हम सब उसके वशीभूत होकर चलते हैं। वो हमारी मजबूरी है कि अनुगामी बनते हैं। पाठ्यक्रम को लेकर मैं पहले ही सूत्र रूप में बता चुका हूँ कि अपने आधे घंटे 25 मिनट 40 मिनट के वक्तव्य में मैं अपने किन बातों को रखूंगा। पाठ्यक्रम के स्तर पर
पाठ्यक्रम जितना रोचक होगा, जीवनोपयोगी होगा, उतना ही प्रसिद्धि पाएगा, उतना ही उसे पढ़ने वाले, उसमें शिक्षा ग्रहण करने वाले आगे आएंगे। तो पाठ्यक्रम में जो हिंदी को लेकर इस पर ठहर कर बातचीत करने की आवश्यकता है, और जो हमारा शुद्धतावादी नजरिया है, जो शुद्धतावादी दृष्टिकोण है, उसे बदलने की जरूरत है। शुद्धतावादी दृष्टिकोण में थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है। वो इसलिए कि जिसे हम हिंदी लिटरेचर के रूप में, साहित्य के रूप में पढ़ा रहे हैं, वो मास से जुड़ा हुआ नहीं है। उस तरह से मास कल्चर का, जो मास कल्चर की, पॉपुलर कल्चर की जो अवधारणा है, जो पॉपुलर कल्चर में चीजें, यानी जो मास से जुड़ी हुई चीजें है, उसको हम पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना पाते हैं। ये हमारे लिए चिंतन का विषय होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब स्थिति थोड़ी बदल रही है। मैं पहले ही बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा कि अब थोड़ी, मतलब जो दिशा है वो दिशा संतोषजनक है, लेकिन हम बुद्धिजीवियों का कार्य है कि जो दशा में चिंतन करते हुए चिंतन से कुछ बिंदु निकाले, ताकि दिशा अपनी त्वरा के साथ बिना भटकाव के आगे, हिंदी उस दिशा में आगे बढ़ती रहे और समृद्ध होती रहे। वैश्विक स्तर पर आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा अभी तक हम नहीं बन पाए, हिंदी को नहीं बना पाए। 6 भाषाएं हैं, आप जानते हैं, उसमें अरबी तक को शामिल किया गया, लेकिन हिंदी अभी नहीं है। ये हमारे लिए चिंता का विषय, मतलब हमारे सामने एक चुनौती है कि वैश्विक स्तर पर जब हम हिंदी की दशा और दिशा की बात करें, तो आखिर क्या कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएन की भाषा अभी तक हम नहीं बन पाए हैं। उस दिशा में क्या क्या हो सकते हैं, उस क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसके लिए बुद्धिजीवी के रूप में हम सब जो योगदान दे सकते हैं, देने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि पाठ्यक्रम को लेकर जो सुचितावादी नजरिया है, उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। जो पॉपुलर कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है, उसको हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना है, और हम शायद इसी शुद्धतावादी नजरिए से पाठ्यक्रम को निर्मित कर रहे हैं। और इसलिए हिंदी ऑनर्स करके बच्चा जो बाहर निकलता है, एनईपी में कुछ इस चीज को ओवरलैप किया गया है। हिंदी ऑनर्स करके निकलता है, एमए हिंदी करके निकलता है बच्चा, और बाहर की दुनिया की समझ ही उसे नहीं होती है। उसके पीछे कारण ही यही है कि जो बाहर मास कल्चर में चल रहा है, उसको हम पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए ही नहीं। तो जब पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए नहीं, देश दुनिया से हम उस तरह से वाकिफ कराए नहीं, तो फिर वो डिग्री लेके निकलता है और कहता है हम तो बेकार हैं। मीडिया का प्रवेश अब हो रहा है पाठ्यक्रम में, लेकिन ये भी संतोषजनक नहीं। हिंदी ऑनर्स में जो अलग से पत्रकारिता क्यों पढ़े, हिंदी ऑनर्स को ही हम उस तरह से ट्रेन करें, उस तरह से शिक्षित करें, बच्चे को प्रशिक्षित करें कि वो आगे जाके अपनी जीविका चला सके, जो उपार्जन का एक साधन बन सके। और कुछ उदाहरण अगर मैं दूंगा कि मान लीजिए दैनिक जागरण, समाचार पत्र हम सभी पढ़ते हैं, दैनिक जागरण में छपी कविताओं को, कहानियों को, राष्ट्रीय सहारा में छपी कविता कहानियों को, उसमें पुरस्कृत कविता कहानियों को हम कितना पाठ्यक्रम में शामिल कर पाए हैं, उसे शामिल करने की आवश्यकता है। मतलब हम प्रेमचंद के गोदान को पढ़ा देते हैं, परीक्षा गुरु को भी पढ़ा देते हैं, लेकिन हम चंद्रकांता को नहीं पढ़ा पाए। हम देवकी नंदन खत्री को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए, और उनके द्वारा लिखे उपन्यासों पर बने सीरियल को पूरा भारत देख रहा है, पूरा हिंदी पट्टी धूमधाम से देख रहा है। चंद्रकांता की कितनी धूम थी आपको मालूम है। मतलब कहा जाता है कि उसको, उस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, और जिस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों को ही उसे पढ़ाने से महरूम रखा गया। तो ये हमारे सामने चिंता का विषय होना चाहिए, और एक सकारात्मक कदम हमें उठाना चाहिए। दूसरा, जो वर्नाकुलर भाषाएं, भारतीय भाषाएं,
बोलियां हैं। मतलब मसलन कि हम ये कहें भोजपुरी में, मतलब जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा कवि है, कबीर भोजपुरी से आते हैं। तो जिस बोली से आते हैं, जिस भाषा से आते हैं, उस भाषा के शिक्षण प्रशिक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। सूर कबीर तुलसी मतलब अवधि ब्रज क्षेत्र से आती है। केवल हम प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से उनके कुछ पदों को पढ़ा दें, लेकिन जिस समाज में, जिस समुदाय ने, जिस भाषा समाज ने इतने बड़े कवियों को पैदा किया, विश्व साहित्य के में जगह बनाने वाले कवियों को पैदा किया, और वो ब्रज अवधि और भोजपुरी के में अगर शिक्षक प्रशिक्षण, अच्छी शिक्षा लेने की व्यवस्था, मुझे नहीं लगता कि हिंदी पट्टी में भी हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये चिंता का विषय है हमारे लिए, और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। NAP 2020 फिर एक उम्मीद लेकर आता है भारतीय भाषाओं की समृद्धि, और जो मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो हमारी बोलियां हैं, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, ये इसके उचित और समुचित शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा, शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। पाठ्यक्रम जब बात हो रही है तो पाठ्यक्रम को लेकर चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां एक भारतीय संदर्भ में मैं तो कर दिया, विदेशी छात्रों को हम लोग पढ़ाते हैं। हिंदी विभाग में विदेश से आने वाले विद्यार्थियों के लिए कई पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा कोर्स है। ये विषय है जो विदेशी छात्रों के लिए है। अब इन विदेशी छात्रों को पढ़ाते हुए जो हमें महसूस हुआ कि हम पाठ्यक्रम की एक रूपता भी एक समस्या, पाठ्यक्रम की एक रूपता। अब जो विद्यार्थी क्रिमिटिया देशों से आ रहा है, क्रिमिटिया आप जानते हैं कि जो 5, 6, 7 देश, ये अभी आपके विभाग प्रभारी आदरणीय राजकुमार राजन जी जिसकी चर्चा कर रहे थे, क्रिमिटिया देश से जो विद्यार्थी आ रहा है उसकी हिंदी की समझ, मतलब उसको हिंदी की समझ अलग है, और जो जापान से, फिलीपीन से और नीदरलैंड से जो विद्यार्थी आ रहा है, उज्बेकिस्तान से आ रहा है, उसकी समझ का स्तर अलग है। जो श्रीलंका और मॉरिशस का विद्यार्थी, उसकी समझ अलग होगी, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक जो ऐक्य, वो अलग अलग स्तरों पर जुड़ाव है भारत से, हिंदी पट्टी का जुड़ाव है, कह सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाठ्यक्रम की एक रूपता चुनौती के रूप में हमारे सामने आती है कि हम मॉरिशस के भी विद्यार्थी को, और जापान, नीदरलैंड और फिलीपींस के विद्यार्थी को, और बगल में श्रीलंका है उसके विद्यार्थी को एक साथ बैठ के पढ़ाते, मतलब एक साथ एक पाठ्यक्रम करता है। दोनों के बोध का स्तर, हिंदी के बोध का स्तर अलग है, अलग हो जाता है। ये चुनौती के रूप में, तो पाठ्यक्रम की एक रूपता एक समस्या तो है। व्याकरण के संदर्भ में भी मैं 2-4 बातें, बहुत व्यवहारिक बातें, बहुत प्रैक्टिकल बातें, बहुत आपको विद्यार्थी को मैं क्या कहते हैं कि बताऊंगा नहीं, बहुत प्रैक्टिकल 2-4 बातें करके ही मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। व्याकरण के स्तर पर सामान्य जो वार्तालाप में हम हिंदी के अध्येता गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते आते हैं। अब व्याकरण की समस्या भी दरअसल आप कहेंगे कि ये हिंदी शिक्षण की समस्या, व्याकरण की कठिनाई हिंदी शिक्षण की कठिनाई है, कहीं हिंदी शिक्षण की कठिनाई है। हिंदी शिक्षण में इसको बहुत गंभीरता से लेकर चलना है। इसके तमाम संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही है, लेकिन संस्थाओं से अलग हमारे अंदर वो दायित्व बोध और कर्तव्य बोध की भावना आनी चाहिए। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, ये मानक रूप में जो हम आधार न बनाकर कुछ त्रुटियां करते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, एंकर जो है, जो घोषक होते हैं इंटरव्यू में, वो भी बोलते हैं कि मतलब संक्षेप की जगह संक्षिप्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत मास तक है। वो जो बोल रहा है उससे सीखते हैं लोग, हर घर में टीवी है, तो कहते हैं आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, जबकि अमानक प्रयोग है उस शब्द का, संक्षेप होता है। संक्षेप में अपनी बात रखी गई है, संक्षिप्त में। उसे नहीं पता कि वो तो अपनी बात तो फ्लो में बोलता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कितनी भारी गलती कर रहा है हिंदी भाषा को लेकर। वो जो बच्चा हुआ या लोग सुन रहे हैं वो वही इस्तेमाल करेंगे। और आपको मालूम है कि मीडिया कितना प्रभावकारी है, हमें कितना प्रभावित करता है।
इसी तरह बावजूद मतलब के बावजूद की जगह बावजूद भी हम इस्तेमाल करते हैं। भी इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि मतलब अगर शब्दों में इस्तेमाल करने लगूंगा और समय जाएगा आपका और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। समझने में अगर विद्यार्थी यहाँ है, समझने में अगर आप लोगों को कहीं समस्या हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं उसको उदाहरण के माध्यम से समझा सकता हूँ। के बावजूद मतलब बावजूद की जगह बावजूद भी का हम मतलब भी शब्द आया सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कभी कभी के साथ कभी भी ये हम अमानत कभी भी ये मतलब ये त्रुटि हम कर रहे हैं, इसका आभास भी हमें नहीं होता है। हम कहते हैं कभी भी आ जाओ, घर पे आना चाहते हैं कभी भी आ जाओ, कभी के साथ भी की आवश्यकता ही नहीं है, कभी आ जाओ, कभी चल लेंगे हम सामान्य मतलब धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, कभी भी चलते हैं, ये अमानत, इससे हमें बचना है। और आम चलन में जो और है जो शब्दावली यूज करते हैं, कर रखा है, देख रखा है की जगह किया हुआ है, देखा हुआ है। हमें पता ही नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं, हम हिंदी व्याकरण के साथ मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। देख रखा है, मैंने लाल किला देख रखी है, मतलब दिखा हुआ है, किया हुआ, कर रखा है कि जब किया हुआ है, ये हमें आभास नहीं होता कि दरअसल हम गलत मान रहे हैं। इसी तरह यहाँ वहाँ के साथ भी हम धड़ल्ले से इसके साथ त्रुटि करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक खिड़की है, वहाँ पर दरवाजा, ऐसे जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक खिड़की है, वहाँ दरवाजा है, वहाँ एक दरवाजा है, यहाँ पर वहाँ पर, मतलब यहाँ वहाँ की जगह हम पर शब्द में बदल रहा है, यहाँ पर वहाँ पर। इससे भी हमें बचने की जरूरत है। व्याकरणिक संरचना के स्तर पर जो चुनौती है वैज्ञानिक और तथा व्यवस्थित व्याकरण होने के बावजूद भी अनेक प्रकार के प्रत्ययों और उपसर्गों, लिंग भेदों के अनुरूप जो है क्रियाओं का प्रयोग हम करते हैं। अब हिंदी शिक्षण को केंद्र में रख के हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे अहिंदी भाषी विद्यार्थियों को समझाना मुश्किल होता है। ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो हिंदी भाषियों को भी समझाना मुश्किल होता है कि बस आ रही है कैसे और ट्रक जा रहा है, तो ट्रक आ रहा है, ये कैसे दोनों एक ही निर्जीव वस्तु ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग की जाती है, बस और ट्रक। बस आ रही है और ट्रक आ रहा है, कैसे एक स्त्रीलिंग हो गई, एक पुल्लिंग हो गई, एक पुल्लिंग हो गया। हम इस समस्या का समाधान करने अंततः जाते हैं वो कोश में, शब्दकोशों में मैं गया तो देखा कि कंफ्यूजन है। वो कलिंगा से निकला है, उसमें एक स्त्रीलिंग दिया हुआ है, वाली वो पुल्लिंग लिखे हुए। तो हम बुद्धिजीवी के लिए बातें हैं कि ये हम क्या सही मानते क्या प्रयोग करें। और जब हमें कंफ्यूज है तो हम हिंदी भाषी विद्यार्थियों को, विदेशी विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? वो तो बहुत तेजी से नोटिस करता है कि कैसे बस आ रही है, कैसे आ रहा है, कैसे हो गया। हमारे लिए बताना मुश्किल होता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरह नदी बह रही है, नाला बह रहा है, इसका भी कोई उचित समाधान हमारे पास नहीं है कि ऐसा क्यों है। अब इस संदर्भ में क्या है कि जो लिंग भेदों के अनुरूप क्रियाओं का प्रयोग पिछले दिनों गिरमिटिया महोत्सव में मैं था, वहाँ विदेशी विद्वानों से वार्तालाप हो रही थी, हिंदी शिक्षण को लेकर ही बातचीत हो रही थी। तो वो बता रहे थे इस संदर्भ में, मैं इसकी चर्चा किया कि इसको आप लोग कैसे वहाँ देखते हैं। तो बोले कि हम लोग नियम बताते ही नहीं हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, और पहले ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करवा लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से उसे बता देते हैं, तो ज्यादातर चीजें जब समझ जाता है तब हम नियम औपचारिकता के लिए बताते हैं। व्याकरण जो हम बनाए हुए हैं चुनौती के रूप में है। विदेशों में हिंदी सिखाने के लिए व्याकरण को बाद में अगर विद्वान ले रहा है तो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि व्याकरण की जो दुर्गमता है उसे ठीक किया जाए। प्रत्यय उपसर्ग को लेकर, प्रत्यय उपसर्ग हिंदी भाषा में गुणात्मक वृद्धि तो करता ही है, साथ ही चैलेंज भी हमारे सामने, चुनौती भी पेश करते हैं। वही शिक्षण के संदर्भ में हिंदी में और उपसर्ग लगा देने से और हिंदी हो जाता है, हिंदी भाषी हो गया और हिंदी भाषी हो गया।
विद्यार्थी को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है कि एक शब्द लगा देने से अर्थ बिल्कुल विपरीत हो गया कि हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग। इसी तरह प्रति मतलब उपसर्ग के बाद प्रत्यय, जो प्रति एक कॉपी को कहते हैं प्रति, उसमें कार प्रत्यय जो है प्रतिकार मतलब विरोध हो गया। तो ये जो प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित है, इसी तरह अधिभार है, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित भी व्याकरण में विदेशी और हिंदी भाषी विद्यार्थियों को समझाने में वैश्विक स्तर पर हिंदी शिक्षण की बात हो रही है। ये आपके लिए समस्या उतनी नहीं होगी। वैश्विक स्तर पर शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं तो बुद्धिजीवी के रूप में हमें व्याकरण की विविधताओं को भी मतलब उसे ठीक करना होगा, उसकी जो क्लिष्टताएं हैं। तो इसी तरह हम चंद्र बिंदु का, तो एक अंतिम बात, ये दो अंतिम बात, चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करना छोड़ ही दिए लगभग। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचनात्मक आवश्यकताएं होती है, उसकी खूबसूरती होती है। हम चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगाकर काम चलाते जा रहे हैं। ये कहीं से भी हिंदी भाषा के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, हिंदी भाषा की शुद्धता के लिए ठीक नहीं है। इसे वापस रिस्टोर करने की जरूरत है। वापस इसका प्रयोग, आप सभी विद्यार्थी इसका प्रयोग करना शुरू कीजिए। हंसना में बिंदु लगा देना, हंसना भी तो पढ़ सकता है कोई दूसरा। हंसना तो ये उदाहरण के रूप में है। चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार का प्रयोग हम भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं, उसको वापस लाया जाए। और लिपि के संदर्भ में भी व्याकरण से जुड़ा हुआ मामला है। और जानते हैं कि आज मोबाइल के युग में हम जी रहे हैं, संदेश मैसेज की भाषा जो लिपि है वो देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि ज़्यादा सुटेबल। वैसे हम हिंदी का अध्येता है तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि संदेश भेजने के लिए अब मोबाइल में हिंदी फोन बहुत आसानी से उपलब्ध है, हम देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थियों में से कितने लोग हैं जो हिंदी में देवनागरी लिपि में टाइप करके संदेश भेजते हैं। आज उठाइएगा बस गिनती मतलब 5, 7, 10। ये हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों का हाल है तो समस्या कितनी विकट है ये हमें देखने की जरूरत है। उससे समस्या क्या हो रही है उस ओर मैं इशारा कर रहा हूँ कि देवनागरी लिपि की प्रसिद्धि की वजह से तो देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि के प्रयोग से रोमन लिपि की प्रसिद्धि जो हो रही है, तो देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि के प्रयोग से जो है हिंदी में ध्वनियों के हिंदी के देवनागरी लिपि के ध्वनियों के लोप होने की समस्या है। देवनागरी लिपि में जो हिंदी का अड़ा है उसके लिए कोई वो नहीं है, अक्षर नहीं है वहाँ, तो हम एन से मतलब एन से काम चलाते हैं। तो परिणामतः यह हुआ है कि हिंदी का अड़ा मतलब समाज वार्तालाप से बातचीत से लगभग तिरोहित होता जा रहा है। ये निर्वासन की तरफ जा रहा है। ध्वनि को बचाने के लिए हमें देवनागरी का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल, क्योंकि प्रणाम और प्रणाम होता जा रहा है। क्योंकि आप लिखेंगे PRANAM प्रणाम की जगह को तो प्रणाम लिख रहे हैं तो प्रणाम भी बोलेंगे भी, प्रोनाउंस भी करेंगे, तो उससे लिपि के संदर्भ में हिंदी जो है देवनागरी लिपि के ध्वनियों का लोप हो रहा है और ध्वनियों का लोप हो रहा है। तो ये भी एक चुनौती के रूप में और इसे हमें समझने की जरूरत है और इसका समाधान है देवनागरी लिपि का प्रयोग से देखें और हम अपनी ध्वनियों के लोप होने से बचाएं, उसे गायब होने से बचाएं। इसके बाद विदेशों में हिंदी शिक्षण पर मैं आता हूँ। विदेशों में हिंदी शिक्षण को लेकर भी कुछ बातचीत आवश्यक है, विषय के साथ कभी न्याय होगा। विदेशों में हिंदी शिक्षण आप जानते हैं 175 देशों में हिंदी शिक्षण की जो व्यवस्था है, हिंदी शिक्षण के अनेक केंद्र खोले गए हैं। मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, भारत सरकार के माध्यम से भी तमाम ऑनलाइन चैनल आदि भी है, उसके माध्यम से सरकार में कार्य होते हैं। विदेशों में हिंदी का प्रभुत्व, हिंदी शिक्षण, ये गिरगिटिया लोगों का योगदान, प्रवासियों का योगदान, ये उसे हमें नहीं भूलना है। और मैं एक जब पुस्तक पढ़ रहा था, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, पंडित तोताराम सनाथ, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उनके बारे में आप पढ़िएगा। और उनकी ये पुस्तक है यात्रा संस्कृत। फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, फिजी में
मतलब पीजी के बारे में पूरी जानकारी, सामाजिक सांस्कृतिक जो एक पूरी झांकी मिलती है इस पुस्तक से मिलती है। 1915 में है। पंडित तोताराम सारंगी जी 1893 में बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाए गए, जैसे बाकी लोगों को ले जाया गया था। तो वहां पर चूंकि वो थोड़ा सा बुद्धिक व्यक्ति थे, वो प्रतिकार करने वाले थे, तो वो वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं किए। प्रवासियों जो बंधुआ मजदूर थे, गिरमिटिया लोगों की शिक्षा की भी वहां व्यवस्था की, प्रशिक्षण की व्यवस्था की। और 1914 तक वहां रहे। 15 में वापस आए तो किताब लिखा। उनके इस यात्रा संस्मरण के माध्यम से पता चलता है कि कैसे वहां रहते हुए पंडित जी भारत से शिक्षकों को भी बुला रहे, अनुरोध के माध्यम से डॉक्टरों को भी बुला रहे थे, डॉक्टरों को भी बुलाया उनके इलाज के लिए। अब गिरमिटिया लोगों पर बातचीत करूंगा तो विषयांतर हो जाएगा, आप जानते हैं उनकी पीड़ा, उनकी समस्या। और वकीलों को भी बुलाया उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, नियम से उनके हितों की रक्षा के लिए। तो पीजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष के माध्यम से हिंदी शिक्षण वहाँ किस तरह से आरंभ हुआ, ये पंडित तोताराम सारंगी जी के सहयोग के से संभव हुआ, उनके भागीरथी प्रयास से संभव हुआ। और आप जानते हैं ये सभी बंधुआ मजदूर जब ले जाए जा रहे थे या एग्रीमेंट के माध्यम से ले जाए जा रहे थे, गए, बाद में इनका एग्रीमेंट लगातार बढ़ाते गए रेंज, और उनका एक मतलब निर्बाध शोषण होता रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने साथ 2-3 महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ लेकर गए थे, एक रामचरितमानस और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता। इस पर ठहर कर फिर बातचीत करने की जरूरत है। 2 मिनट में बातचीत करूंगा कि कैसे वैश्विक स्तर पर हिंदी शिक्षण, हिंदी के प्रभुत्व को स्थापित करने में हमारे भारतीय संस्कृति के शिखर प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कृष्ण वो एक संबल बनकर आते हैं। और ऊपर कोशिश कर रहा है, वो एक संबल बनकर आते हैं और वहां रह रहे गिरमिटिया लोगों के जीवन को एक दिशा, संबल प्रदान करते हैं और उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। भगवत गीता कर्म योग के साथ साथ धर्म योग की तरफ इनको ले जाता है, जिससे उनको मानसिक शांति मिलती। दिन भर की अथक प्यास और उसकी अथक मेहनत के बाद, लगातार मेहनत पीड़ा में रहने के बाद, तो इन 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का योगदान है वैश्विक स्तर पर हिंदी की प्रसिद्धि, हिंदी के शिक्षण। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का जो विश्व में पताका लहराया, उसकी भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसे हमें वैश्विक स्तर पर जब हिंदी शिक्षण की, हिंदी की बात हो, तो इन पर चर्चा किए बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। और वैश्विक स्तर पर जो हिंदी शिक्षण के लिए एक अनिवार्य टूल्स, हथियार के रूप में बॉलीवुड काम करता है। बॉलीवुड की फिल्में काम करती है, बॉलीवुड के गीत काम करते हैं। हिंदी भाषा को सीखने के साथ साथ, हिंदी भाषी संस्कृति को सीखने के साथ साथ भारतीय संस्कृति को सीखने में यह मदद करती है। बॉलीवुड आप जानते हैं फिल्में प्रभावित करती है। बाहर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जानते हैं, विद्यार्थी आते हैं। आप सभी से भी मुझे लगता है कभी किसी मिलते हैं तो पूछते हैं आप, तो वो बस कहते हैं कि आई नो शाहरुख खान। और उसके बाद आप मतलब मैं अपने विद्यार्थी जीवन का अनुभव साझा करूं तो उसमें वो बताते थे, तो हम लोग जिज्ञासु थे तो पूछते थे, तो वो कहते थे वो दिवाली तो लने ले जाएगा का डायलॉग बोलते थे ये एमए के दिनों में। अभी तो हम लोग एक शिक्षक के रूप में विदेशियों को पढ़ाते हैं, तो उन गानों का इस्तेमाल मजबूरी में भी करना है ताकि वो कुछ रुचि ले और उससे सीखे, क्योंकि वो जल्दी ऑब्जर्व करता है। क्यों? क्योंकि वो सहज उपलब्ध है, अपने देश में भी देखा हुआ है कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। दिवाली को दुनिया ले जाएगा, उससे जो एक शब्द आया बाबूजी,
जो अभिनेत्री कहती है बाबूजी, बार बार शब्द आता है बाबूजी बाबूजी। इस बाबूजी का अर्थ संप्रेषण उसको समझने के लिए, मतलब वो एक कहाँ देशा शब्द है, पिताजी की तरह एक जगह पर इस्तेमाल होता है बाबूजी, उससे उस पूर्वीय संस्कृति को भी सीख रहा है, समझ रहा है वो विदेशी विद्यार्थी। और बॉलीवुड और भारतीय टीवी धारावाहिकों का एक बड़ा वैश्विक दर्शक वर्ग है। भारतीय फिल्में, टीवी संगीत और सीरियल के कारण विदेशों में ये हिंदी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और एक अंतिम बात ऐतिहासिक संदर्भ में, अंतिम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मैं अंतिम रखूंगा क्योंकि पर्ची आ चुकी है। अंतिम 5 मिनट हिंदी शिक्षण की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इतिहास में जाकर मैं चीजें कुछ देख रहा था, टटोल रहा था। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में इस मतलब हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण की बहुत सामुदायिक हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। 1830 में विलियम एडम्स की रिपोर्ट आती है, मैं उसकी चर्चा करूं उससे पहले इसको समझने के लिए 1835 में अंग्रेजी शिक्षा एक्ट आया, हम सभी जानते हैं, और 1854 में वुड्स डिस्पैच ऑर्डर आया। तो अंग्रेजी शिक्षा एक्ट आया 35 में, 54 में वुड्स डिस्पैच ऑर्डर आया। इन दोनों ने क्या हुआ कि भारतीय ज्ञान परंपरा को, मतलब भारतीय भाषा ज्ञान, जो भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान था उस परंपरा को एक तरह से रोक कर अंग्रेजी में बदल कर, मतलब उसके स्थान पर अंग्रेजी करके और अंग्रेजी का एक निर्बाध प्रयोग स्थापित कर दिया। और उसके बाद जो भी व्यवस्था बनी उसकी आलोचना के लिए हम और आप लगातार बातचीत करते रहते हैं। लेकिन जो उससे पहले 1830 में विलियम एडम्स की रिपोर्ट, वो बहुत जरूरी है उद्धृत करना है यहाँ कि 1830 में उसे ये स्कॉटलैंड के पादरी थे साहित्य, वो भारत की उस समय की शिक्षा प्रणाली पर एक रिपोर्ट तैयार की थी कि कैसे हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में एक जो अभी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, जो भी है सबको साथ लेकर चलने की बात अभी वर्तमान सत्ता कर रही है, वो पहले 1830 में हमें देखने को मिलती है। एडम्स विलियम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में वर्नाकुलर यानी बेसिक विद्यालय थे। अकेले बिहार और बंगाल भर में ही लगभग 1 लाख पाठशालाएं थी। ये आप लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल पर आसानी से उपलब्ध है। अकेले बिहार और बंगाल भर में ही लगभग 1 लाख पाठशालाएं थी। एक विद्यालय में 20 बच्चे होते थे और धनी लोग, जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता था, वो इन विद्यालयों को चलाया करते थे। शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं था। अमीर ज्यादा फीस देते थे और गरीब किसानों के बच्चे या तो कम फीस देते थे या तो मुफ्त में पढ़ते थे। सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता था। अभी जो सोशल इंक्लूजन बहुत जोर शोर से, जो एक सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अगुवा भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। 1830 में तो ये हमारे यहाँ था ही, तो ये समस्या कहाँ आई? उसके बाद आई ना। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए और भी पक्ष हो सकते हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इससे तो यही जाहिर होता है सभी विद्यार्थियों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता था। और ये उनकी रिपोर्ट में है। जब बच्चों को खेतों में काम करने के लिए जाना होता था या हाथ बटाने जाना होता था, तब बीच के घंटों को लचीला रखा जाता था ताकि उन्हें बाद में पढ़ाया जा सके। देखिए जो आज के समय में स्किल बेस्ड एजुकेशन जो या एनईपी में जो व्यवस्था अभी हुई कि काम के साथ, शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ काम को जोड़ने की बात हुई, कार्य के साथ ज्ञान परंपरा को साथ लेकर चलने की बात हुई, वो तो हमारे यहाँ था ही, हमारी भारतीय संस्कृति में। ये एडम्स की रिपोर्ट, विलियम एडम्स की रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है। तो उसके बाद चीजें कहां से बिगड़ी, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इसके माध्यम से मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि कैसे एक तरह से सभ्यताएं, मतलब व्यवस्थाएं कैसे धराशायी होती हैं कि 1854 में जब ये डिस्पैच ऑर्डर आया, उसके बाद पूरी तरह से बाहरी ज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा को अंग्रेजी में बदलकर अंग्रेजी का एक निर्बाध प्रयोग
इसको स्थापित कर दिया गया। और इसमें जो वर्तमान से जोड़कर थोड़ा इन चीज़ों को मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम चिंतन से जानी हैं और हमारे ऊपर ही बेहतर भविष्य की नींव निर्धारित करती है कि बेहतर भविष्य की निर्मिति में हम कितने सहायक बन पाते हैं। इसमें जो एक पीरियोडिक टेबल बनाने की बात कही गई थी 1854 में, जो उच्च डिस्पैच ऑर्डर आया उसमें व्यवस्था की गई थी। अब इसमें शिक्षकों को नियमावली बनाने का कार्य दिया गया, और जो बच्चा खेतों में कार्य करने वाला था उसे अनुशासनहीन माना गया और उसे इस व्यवस्था से बाहर कर दिया गया 1854 के डिस्पैच ऑर्डर के परिणाम स्वरूप। तो मतलब कैसे व्यवस्थाएं धराशायी होती है। नई व्यवस्था आई तो उस पर बातचीत करनी चाहिए कि वो कितना उपयोगी थी। उसमें एक स्त्री शिक्षा जो मुझे उपयोगी लगती, स्त्री शिक्षा को मतलब आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का प्रवेश कहा गया और उसमें इस व्यवस्था को धराशायी कर दिया गया। जो काम कर रहा बाहर बच्चा है, जो खेतों में काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उनके लिए भी उस समय व्यवस्था थी। तो हम बुद्धिजीवियों के सामने यह प्रश्न है कि क्या INP 2020 में ऐसे बच्चों के लिए कोई प्रावधान है? इस तरह के बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, शिक्षण के लिए हम कुछ सोच सकते हैं क्या? ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। तभी जाके जब समाज के सभी तबके के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो समृद्ध होंगे, तभी बेहतर समाज की निर्मिती होगी और अंततः एक बेहतर राष्ट्र की निर्मिती होगी। तो दो बातें तो और थी कि कैसे मीडिया, विज्ञापन और सोशल मीडिया की वजह से वैश्विक स्तर पर हिंदी का परचम लहराया, लेकिन अब मैं इसको एलैबोरेट नहीं करूंगा, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अंत में बस एक ही बात कि हम लोग बहुत आशावादी लोग हैं और बहुत आशावाद के साथ चलते हैं। दायित्व बोध और कर्तव्य बोध की भावना हिंदी के प्रति हमारे अपने व्यक्तित्व में इसको अपलावित करना होगा, औपचारिक दृष्टिकोण छोड़ना होगा। ये विदेशों में जो हिंदी शिक्षण कर रहे हैं वो ज्यादा सीरियस है, हम ज्यादा सीरियस नहीं, गंभीर नहीं है। अंत में हम लोग इस चीज को लेकर चलते हैं कि चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना, सतत चलना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इन विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं अपने अगले वक्ता के परिचय की तरफ चलती हूँ। सर, आप हैं डॉक्टर ग्रेगरी वाई गोल्डिंग। वर्तमान में आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर साउथ एशिया अध्ययन विभाग, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, फिलाडेल्फिया, अमेरिका में कार्यरत हैं। आपने स्नातक इंग्लिश लिटरेचर में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से की है। आपने स्नातक व PhD साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से की है। आपका PhD शोध का विषय द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ऑफ मुक्तिबोध स्टडी ऑफ हिंदी इंटरनेशनलिज्म रहा है। लेखन व शोध कार्य में आपका सराहनीय योगदान रहा है। आपके कुछ प्रकाशित शोध इस प्रकार हैं: बाना व्योमकेश शास्त्री, स्टेला क्रामनिश, अथॉरिटी एंड ऑथरशिप इन हजारी प्रसाद द्विवेदी's बाणभट्ट की आत्मकथा, द टेल ऑफ अ ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री इन S.H. वात्स्यायन, अरे यायावर रहेगा याद। आपने विभिन्न भाषिक संस्थानों से ग्रांट्स व फेलोशिप प्राप्त की हैं। हिंदी प्राध्यापक होने के साथ साथ आपकी हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम भागीदारी रही है। वर्तमान में आप बतौर आयोजक डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज कॉलोक्वियम सीरीज, ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ राइटिंग टॉक्स का क्रियान्वयन कर रही हैं। सर, मैं हिंदी विभाग की ओर से बड़े उत्साह और उमंग के साथ आपका अभिनंदन करती हूँ तथा आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आएं एवं विषयानुकूल अनुभव हमारे विद्यार्थियों के साथ और हमारे साथ साझा करें। तो
अस्कर जी और हिंदी विभाग को, आप सबको मैं ये प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने किया। और शुरू से कहना चाहूँगा कि विदेश में हिंदी शिक्षण कितनी अलग हो सकती है, और हमारी जो विदेशी तौर पर हिंदी सिखाते हैं, हमारी जिम्मेदारी कितनी अलग हो सकती है, इसकी एक झलक सुनील कुमार वर्मा जी, आप बुरा ना माने, लेकिन अब जब कि आप अलग अलग त्रुटियों की बात करने लगे तो अपने मन में मैं नोट करने लगा कि चलो, अगर मुझे बोलचाल की हिंदी बोलनी है तो इस तरह से होनी चाहिए, कभी भी बोलना चाहिए, इसके बावजूद भी होना चाहिए। अब बात का माने ये है कि हालांकि हम शुद्ध हिंदी भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसके साथ साथ हिंदी के जो अलग अलग रूप वो भी सिखाने की कोशिश करनी है, ताकि लोग हिंदी की जो संपूर्ण प्रमाण है उसकी पकड़ हो चाहिए। तो ये बस शुरू में कहना चाहूँगा कि अच्छा, ये कैसा है? हाँ, थोड़ा सा बीच में रहना है तब। और हाँ, मेरे बोलने के ढंग से, शब्दों के उच्चारण से, स्वरों के उच्चारण से, शब्द विन्यास से स्पष्ट हो जाएगा कि मैं एक दूसरी भाषा की तौर पर हिंदी सीख रहा हूँ। मुझे अब हिंदी सीखते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं 19 साल की उम्र, जब मैं 19 साल की उम्र था, उस समय मैंने हिंदी सीखने शुरू किया, मतलब आपकी उम्र जैसे था। तो इसका सीधे सा मतलब ये है कि वो भाषा की जो पकड़ है वो संपूर्ण कभी नहीं हो जाएगी, वो और जो त्रुटियां हैं वो आपकी त्रुटियों जैसे नहीं, वो अलग तरीके की त्रुटियां। मैं जो शुद्ध हिंदी है वो मेरे लिए और भी आसान है बोलचाल की हिंदी से, इसलिए कि वो किताब की हिंदी है जो मैंने सीखी थी। इसका एक उदाहरण है, मैं ये बहुत पहले की उदाहरण है, मैं उस समय यहाँ भाषा सीखने के लिए आ रहा था और हवाई जहाज में बैठा और बैठ के हिंदी के साथ कुछ पढ़ रहा था, और कोई सज्जन मेरे साथ बैठ के बहुत आश्चर्य प्रकट किया कि अच्छा आप हिंदी सीख रहे हैं, और शायद मुझे हिंदी में कुछ न कुछ बोला था, और मैंने कहा हाँ सीख रहा हूँ लेकिन मुझे अभ्यास चाहिए। वो हंस पड़ा, क्योंकि उसमें अभ्यास कहना इतना अजीब है ना, वो इतनी किताबी हिंदी है कि वो उनको हंसना ही पड़ा। इससे मतलब ये जो मैंने सीख लिया अभी भी याद है कि हिंदी एक पूरी तरह प्रक्रिया, और हिंदी में जो अलग अलग समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, सांस्कृतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इनका सामना करना अगर मुझे हिंदी सीखना है तो मैं लगभग 3 पहलुओं को पेश करने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं अमेरिका में हिंदी शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास देने की कोशिश करूंगा, बहुत ही संक्षिप्त है क्योंकि आप लोगों के साथ प्रश्नावली की आशा नहीं आई, लेकिन आप शायद नहीं जानेंगे कि हालांकि कम से कम 70 सालों से एक व्यवस्थित में हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, इसका इतिहास उससे थोड़ा और पुराना है। हिंदी से पहले संस्कृत भाषा थी जो अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। कम से कम 1941 में इसकी शुरुआत येल यूनिवर्सिटी में, और उस समय लोग संस्कृत क्यों सीखना चाहते थे? वो इसलिए सीखना चाहते थे कि तुलनात्मक भाषा के ज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का स्थान उस समय बहुत बड़ा था। ये ऐसे लोग थे जो यूनानी और रोमन भाषाओं के विद्वान होकर तुलनात्मक दृष्टि से संस्कृत भी सीखना चाहते थे, और उस समय अमेरिका के जो विश्वविद्यालय थे उन पर जर्मन विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा प्रभाव था, और इसलिए जो भी जर्मनी में चल रहा था अमेरिका में भी चल रहा था। तो 1941 में संस्कृत शिक्षण यूएस में शुरू हुआ, लेकिन हिंदी शिक्षण विश्वविद्यालय में लगभग नहीं थी। ये हिंदी शिक्षण अगर चलती थी वो वहां चलती थी जहां धर्म प्रचारक के लोग थे,
जिनकी बात आपने अभी सुनी। अगर आप मसूरी के पास लैंडोर गांव में जाइए, जो अभी भी एक टूरिस्ट स्थान ही रहा, तो वहाँ एक हिंदी स्कूल है जो अभी भी काफी मशहूर है, और जहाँ लोग अगर हिंदी सीखते हैं तो शायद पहले वहाँ जाते हैं। मैं कभी नहीं गया, लेकिन मेरी पत्नी जो है, जब उसने हिंदी सीखने चाहिए तो वहाँ गए। और ये लैंडोर स्कूल जो है वुडस्टॉक स्कूल के संबंध है, और ये प्रेस्बिटेरियन मिशनरीज की एक संस्थान थी, और वहाँ लोगों को हिंदी सिखाए थे ताकि वो धर्म का प्रचार करें। और ये कम से कम 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुई है और अभी भी चलती है। और इसका एक थोड़ा सा लंबा इतिहास 20वीं शताब्दी के शुरू आने तक चल रहा था। और इसका मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय भाषा बोलता था यूएस में, तो इसका मतलब ये था कि वो हिंदुस्तान से आके कुछ लोग कुछ बोले थे, जैसे पंजाबी लोग पंजाबी बोलते थे कैलिफोर्निया में, या बंगाली लोग न्यूयॉर्क में बंगाली बोलते थे, या शायद वो ईस्ट इंडिया कंपनी या साम्राज्य से निवृत्त होकर यूएस में फंसा था। मैं एक उदाहरण देता हूँ। इंडियाना प्रदेश में एक छोटा सा गाँव है, मतलब लगभग नहीं है, वो जंगल के बीचों बीच, बस इसकी 2-3 निशानी है, और इस गांव का नाम है हिंदुस्तान। मैंने देख लिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था जो निवृत्त होकर थोड़ा सा खेती करने लगे वहाँ, और इसी से आया था गांव का नाम। तो इन बातों को छोड़कर भारत का जो ज्ञान था वो लगभग नहीं था, अगर कुछ था विश्वविद्यालय में तो वो संस्कृत का ज्ञान ही था। और ये स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध तक चलती रही। और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका में अलगाववाद बहुत चल रहा था, सेपरेटिज्म, आइसोलेशनिज्म। और ये अमेरिकी स्वभाव का एक प्रमुख पहलू है कि एक तरफ से हम पूरी दुनिया को समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ से तो थोड़ा सा अलगाव रखते हैं। और खासकर द्वितीय विश्व युद्ध आने तक आइसोलेशनिज्म का प्रभाव बहुत पड़ा। तो इसका मतलब है कि जब युद्ध चढ़ा और अमेरिका दुनिया में थोड़ा फैलने लगे, तो उनकी ये बहुत बड़ी गहरी समस्या आई कि वो जानते ही है दूसरी दुनिया के बारे में। मैं ये ज्ञान चाहिए। एक और उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक बार पढ़ा कि न्यूयॉर्क सिटी में, क्योंकि तब भी न्यूयॉर्क सिटी में जो प्रवास करके बसे लोग बहुत ज़्यादा थे, तो सरकार के कई नेता लोग दूसरी भाषा बोलने वालों को ढूंढने लगे। और एक भाषा है जॉर्जियन भाषा, जो जॉर्जिया देश में बोली जाती है। और उन्होंने ढूंढा एक ही आदमी जो जॉर्जियन भाषा बोल सकता है। और जब कोई उससे जॉर्जियन भाषा में बोलने लगा, तो उनको आंसू आने लगे कि 20 सालों से अपनी घर की भाषा में बोलने। तो इससे आप पहचान सकेंगे कि उस समय उसकी जानकारी, दूसरी भाषाओं की जानकारी कितनी कम हो सकती है। और अमेरिका की समस्या को हल करने के लिए, सुलझा करने के लिए वो लोग आए थे जो विश्वविद्यालय में भारत के विद्वान थे। उनके साथ एक था नॉर्मन राव, जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का जो विभाग है, साउथ एशिया स्टडीज का विभाग है, उसी की स्थापना की। और वो खुद मिशनरीज का बेटा था, इसीलिए उनको संस्कृत आती थी, लेकिन उसके साथ हिंदी भी आती थी। और अगर शुरू में ऐसे विद्वान थे जो थोड़ी बहुत हिंदी जानते थे, इसलिए कि वो मिशनरीज के थे, और शायद वहाँ से हिंदी शिक्षण की स्थापना हुई। एक तरफ से ये अदलतवाद, जिसको थोड़ा सा हटसा मिला युद्ध में, और दूसरी तरफ में धर्म प्रचार का थोड़ा सा सतही आदर्शवाद, इसके मिश्रण से, इसके संगम से हिंदी शिक्षण शुरू हुई अमेरिका में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? शीत युद्ध। और शीत युद्ध में इसकी जो समस्या थी और भी कि अब ये सिर्फ युद्ध करने की बात नहीं, अब ये थोड़ा सा वर्चस्व की बात ही है कि दूसरे देशों को अपनी राय, अपने पक्ष में कैसे लाया। और इसी से बहुत सारी संस्थानों की स्थापना हुई जो अभी भी चल रही है, जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, जिनके द्वारा मैंने खुद हिंदी सीखी थी। वो
1957 उसकी सालगिरह थी। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं यूएस में, या द्वितीय विश्व युद्ध की बात है या वो शीत युद्ध की है, और इसकी जो परंपरा है इसका सामना हमको करना है अगर हमको आगे जाना चाहते हैं हिंदी शिक्षा में, क्योंकि इसकी जो प्रभाव है वो अलग अलग है, लेकिन वो घिरे और इनकी जो झलक शायद वो आएगी हमारी आगे की बातचीत में। तो अब मैं आता हूँ ये व्यावहारिक रूप में हिंदी शिक्षण कैसी चलती है। और जैसे मैंने कहा, हमको न सिर्फ शुद्ध हिंदी सीखना है, लेकिन उसके साथ साथ बोलचाल की हिंदी भी सीखना है। और हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन हिंदी सीखना चाहते हैं, ये कौन लोग हैं जो नई भाषा की तौर पर हिंदी की क्लास में कक्षा में आते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि ये साफ सी बात है कि मैं विदेश भाषा की तौर पर हिंदी सीखी, जैसे जो मेरी अलग अलग कुर्तियाँ हैं, बोलने की टुकड़ियाँ हैं और मेरे चेहरे का जो रंग भी है, इससे पहचान सकेंगे कि मैं दूसरी भाषा की तौर पर, ऐसे मतलब हमेशा नहीं होते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड के टॉम आउटर जो है, तो उन बातों को छोड़कर आप सब पहचानते हैं। लेकिन आम तौर पर जो हिंदी सीखना चाहते हैं, आम तौर पर आज वो ऐसे लोग हैं जो मूल भारतीय परिवार के बच्चे हैं, या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के, श्रीलंका के हैं लेकिन बहुत कम है, नेपाल के भी हैं लेकिन वो भी कम है। तो आम तौर पर ये जो मूल सब एशियन परिवार के बच्चे हैं वही हिंदी सीखना चाहते हैं। और वो इसलिए हिंदी सीखना चाहते हैं, इसलिए कि वो एक कारण हो सकता है कि उन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी सुनी है, पढ़े, जैसे बॉलीवुड की फिल्में या अपनी दादी नानी के साथ बातचीत करते समय उन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी सुनी या थोड़ी बहुत हिंदी बोली, और इसी प्रेरणा को लेकर वो और भी हिंदी सीखना चाहते हैं। इसके अलग अलग कारण भी हो सकता है, लेकिन सारांश में बात ये है। और आम तौर पर अगर कोई हिंदी की कक्षा हो तो उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत हिंदी जान चुके हैं, और ऐसे लोग और आधे लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारी न की बराबर। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये हमारी हिंदी की पहली कक्षा, ये 1900 ये 2001 की बात है। और पहली क्लास में जब मैं आया था तो शिक्षिका ने, वैसे शिक्षिका जो थी वो बुल्गारिया से आए थे, ये एक अलग बात है, लेकिन जो शिक्षिका थी उन्होंने ये कहा कि क्या किसी को हिंदी आती है, ये मैं समझता नहीं, लेकिन आधे हाथ ऊपर आएंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा, बाद में पता चला कि अच्छा मैं एक फूल का नाम दे दूंगा और ये फूल ले लीजिए, और फूल के सामने वो नकली से फूल है, केला, मटर वगैरह से, तो उन्होंने कहा केला, और कोई आया और केला उठा लिया। उन्होंने कहा सेब, कोई आया और सेब उठा लिया। मुझे कितना आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था क्या होता। शायद उसी से हिंदी सीखने से मेरा प्यार जाग गया कि ये सचमुच ठीक है। तो आप शायद समझेंगे कि उन लोगों के लिए हिंदी सीखना बहुत आसान होगा हमारे लिए, तो एक हद तक ये सच ही है। जैसे मैं जो त्रुटियां करता हूँ, खासकर शब्दों का और स्वरों का, ये कभी सुधरेगी नहीं। जैसे ता और ता का जो फर्क है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझकर करना चाहिए और थोड़ा सा मेहनत करके मैं कर सकता हूँ। मतलब ये 20 साल की बात है। लेकिन ऐसी त्रुटि जो मूल भारतीय के परिवार के बच्चे हैं, जो हिंदी बचपन से बोलते हैं, ऐसी त्रुटि वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो और भी अपनी त्रुटियां करेंगे जो सुधरेंगी नहीं आसानी से, क्योंकि ये जो त्रुटि है वो सचमुच त्रुटि नहीं। जैसे आप लोग कभी नहीं बोलते हैं, इसको हम त्रुटि कह सकते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से हम करते हैं ना। ये भाषा का अपना स्वभाव है कि वो बदलती रहते हैं, उसकी पकड़ हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी पकड़ेंगे नहीं वगैरह वगैरह। तो आप जैसे बोलते हैं, अगर आप बचपन से बोलते हैं तो ये त्रुटि बहुत मुश्किल से, मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा आया तो वो तू, तुम और आप जो उससे बहुत सारी गलतियां करेंगे,
क्योंकि बचपन में वो क्या होते हैं, या तू या तुम या ऐसे कुछ होते हैं, तो उसकी जो पूरी गुंजाइश है ये उनकी बस की बात नहीं है, इसलिए कि वो बाहर कभी हिंदी नहीं बोलते, वो घर में ही बोलते हैं। अब तो बहुत सारी मुश्किल आती है इस तरह, और इसको हम इसको ध्यान में रखकर हमारी क्लास चलाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से बोल सकते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सबके लिए एक ही बात मेरे अनुभव में स्पष्ट है कि जो लिपि है उसकी पकड़ नहीं है। मतलब बहुत ही कम लोग जो घर में हिंदी बोलते हैं यूएस में लिख सकते हैं, ये नाम लिख सकते हैं। तो इससे आप ये जानेंगे कि हिंदी शिक्षण की जो समस्या है वो भाषा वैज्ञानिक का समाज शास्त्र ज्यादा, भाषा जो हिंदी जो भाषा है वो मुश्किल हो सकती है, लेकिन मान लीजिए देवनागरी जो लिपि है, मैं एक तो हफ्ते में सिखा सकता हूँ। लिपि जो है वो काफी आसानी से लोग सीख सकते हैं, ये बहुत तार्किक है। लेकिन जो सामाजिक समस्याएं हैं हिंदी की वो एक अलग बात है। और अमेरिका में आमतौर पर हम या यूरोपीय भाषा के तौर पर हिंदी सिखाते हैं, जैसे वो जर्मन या इटालियन भाषा है जो एक भाषी देश की भाषा है। आप जर्मनी में जाइए तो जर्मनी बोलना पड़ेगा, या हम थोड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल चीज जैसे सिखाते हैं ताकि लोग किसी गांव में हिंदी बोलें, जबकि गांव में हिंदी बोले नहीं जाती। और इन दोनों के बीच में हमारा शिक्षण थोड़ा कमजोर हो जाते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हिंदी की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो मेरे लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए मैं आगे बढ़ा। तो इसका एक उदाहरण है हिंदी और उर्दू का जो फर्क है। आप सब समझेंगे होंगे कि हिंदी और उर्दू का फर्क शब्दावली और लिपि का फर्क है, व्याकरण का फर्क इतना नहीं। व्याकरण का जो फर्क है वो ना के बराबर है। तो अगर आप शुरुआती दिनों में हिंदी या उर्दू सीखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप कहेंगे कि मेरा नाम ग्रेग है, तो ये उर्दू में भी हिंदी में भी हिंदुस्तान में भी लगभग खड़ी बोली की किसी भी रूप में हम कहेंगे मेरा नाम ग्रेग है। लेकिन हेलो के लिए हम क्या कहेंगे, तब समस्या आती है ना। तो सवाल ये है कि क्या हम हिंदी और उर्दू साथ साथ पढ़ाएंगे या अलग अलग पढ़ाएंगे। अगर प्राथमिक रूप में वो एक ही भाषा जैसी है, और कुछ विश्वविद्यालय में लोग साथ पढ़ाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में अलग अलग पढ़ाते हैं। इसके ऊपर मेरा कोई खास राय भाषा को लेके नहीं है, लेकिन अगर, और ये शायद आपके लिए काम की बात होगी कि अगर आप विदेश में हिंदी के शिक्षक होना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि अगर कोई पद विज्ञापित है तो लिखा जाएगा हिंदी उर्दू का वैकेंसी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप दोनों नहीं आते हैं तो शिक्षक का पद मिलना काफी मुश्किल होगा यूएस में। और एक तरफ से ये जो उम्मीद है इससे मैं सहमत नहीं, क्योंकि इसका जो निशानी है वो ये है कि हिंदी और उर्दू के बीच में कोई फर्क नहीं है और कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये फर्क जो है वो ऐतिहासिक बात है और इसका सामना करना है। मैं हिंदी साहित्य के ऊपर पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, और मैं कभी नहीं कहूँगा कि उर्दू साहित्य, उर्दू अदब की जो पकड़ है वो हिंदी साहित्य की जो पकड़ से तुलना कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उर्दू पढ़ लेता और आगे मैं और भी काम करना चाहता हूँ उर्दू अदब के, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हिंदी साहित्य की जो मेरी पकड़ है वो उर्दू से मिलती है। तो ये एक गहरी समस्या है, और इसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक बहुत सारी समस्याएं आते हैं जिनकी कल्पना आप कर सकते हैं। ये कैसे? हाँ, तो अब मैं आता हूँ और इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा कि अगर ये हिंदी की दिशा है तो इसकी दिशा क्या है। तो मैं कह चुका हूँ कि मेरे ख्याल से हिंदी शिक्षण विदेश में हिंदी शिक्षण की समस्याएं वो भाषा वैज्ञानिक कम है, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक ज्यादा है। और मेरे ख्याल है कि हिंदी शिक्षण की दिशा इसी धारणा में कि हम
भाषा सिखाने के साथ साथ इन अलग अलग समस्याओं का सामना कैसे करें। एक है कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, उत्तरी भारत की भाषा समुदायों का इतिहास, ये ध्यान में रखकर हम कैसे भाषा सिखाएंगे, जिनकी बात मैं कर चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि एक बहुभाषिक देश में हिंदी का स्थान क्या है और ये कैसे सिखा सकता है अगर हम भाषा सिखाएंगे, क्योंकि ये इन अलग अलग समस्याओं को छोड़कर हिंदी सीखने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, खासकर अमेरिकी लोगों के लिए। ये मजाक एक चुटकुली है कि अगर आप 3 भाषा बोलते हैं तो हम आपको ट्राइलिंगुअल कहेंगे, अगर आप 2 भाषाएं बोलते हैं तो आपको बाइलिंगुअल कहेंगे, अगर आप 1 भाषा बोलते हैं तो आपको अमेरिकी कहेंगे। और ये सच की बात है, लेकिन आजकल ये मैं सोचने लगा कि आप लोगों की समस्या वही है कि आप लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो दूसरे देश में दूसरी भाषा सीखने की क्या जरूरत है, और जब तक पूरी तरह से जरूरत नहीं पड़े आप भाषा नहीं सीखेंगे। इसलिए दिल्ली में हिंदी सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सबके सब लोग कुछ ना कुछ अंग्रेजी बोल लेते हैं, तब तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मतलब अंग्रेजी का जो स्थान है, हिंदी का जो स्थान है, ये जो सामाजिक और समाजशास्त्र जो बात है वो मैं उसको अलग रखता हूँ, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी सीखना मुश्किल है इसलिए। और अगर आप कोई भी हिंदी सीखने की किताब को देखें तो ये बात सामने नहीं आएगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप शायद आपको आश्चर्य शायद नहीं होगा कि मैं भाषा सीखने की किताबें इकट्ठा करता हूँ एक आदत के तौर पर, एक शौक से। और मेरे पास दास भाषा सीखने की किताब है। दास भाषा का नाम शायद नहीं सुना। दास भाषा एक अल्पसंख्यक भाषा है जो स्पेन जो देश है उसमें बोली जाती है, और शायद 50 लाख बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सारे लोग नहीं बोलते हैं उस क्षेत्र में जहाँ दास भाषा बोली जाती है। मैंने एक भाषा सीखने की किताब में देखी है कि ये पहला लेसन में ये लिखा है कि कोई दास बोलने की कोशिश करता है और दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि नो आप लोग पास स्पेनिश में बोलता है ना। जैसे कि अगर मैं दिल्ली में किसी से हिंदी में बात करूं तो शायद वो पहले नहीं होंगे ओ यू आर स्पीकिंग हिंदी, और हमारी बातचीत उस तरह से आ नहीं सकती कि लोग हमसे अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं और मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत व्यावहारिक समस्या है, और मेरे ख्याल से अगर हम शिक्षण के आगे की दिशा के बारे में सोचना है, विदेश शिक्षण के बारे में, तो यही सबसे बड़ी समस्या है जिनको हमको सुलझाना पड़ेगा। और उसके साथ मैं समाप्ति पर करूंगा ताकि आप लोगों की प्रश्नावली के लिए समय सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपके शब्दों ने हमें बहुत प्रेरित किया। आपने वैश्विक स्तर पर हिंदी की शिक्षण की दशा और दिशा को समझाया। धन्यवाद सर।